स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में आपको गॉस के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा भाग बताया जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको गॉस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग बताया था। जो गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात कोई ऐसा चालक हो, आचालक है चादर जिसका विस्तार अनंत है, मतलब कि कोई सीमा नहीं कि इसका विस्तार कहाँ तक है। उस तार के निकट हमको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें इस चित्र पर ध्यान देना होगा। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बेलन बना हुआ है और इस पूरे को हमने एक चादर माना है। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है अर्थात बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसको हमने अपनी स्वेच्छा से खींचा है, अर्थात इस चित्र में ये शुरुआती चरण में नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें हमने क्या है, इस तरीके से हमने एक चादर खींचा है और इस चादर पर यहाँ हमने कोई बिंदु लिया है, अर्थात मध्य बिंदु, मतलब जाओ इस बिंदु से इस तरफ की दूरी या इस तरफ की दूरी दोनों क्या हो, बराबर। उसके बाद हमने इस बिंदु से यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है, जो यहाँ से आपको देख सकता है ये बिंदु P। और उसके बाद इसी बिंदु P के सममित अर्थात बिंदु P के ही जैसा इस चादर के दूसरे अर्थात इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया है P', जो आपको यहाँ दिख रहा है। क्योंकि जब हमने आपको गॉसियन पृष्ठ की विशेषता बताई थी तो उस विशेषता में हमने ये बताया था कि गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए, इसका हमने आपको कारण भी बताया था। इसका कारण ये था कि वो बिंदु जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु पृष्ठ पर है या पृष्ठ के भीतर है या पृष्ठ के बाहर है, ये अंतर हम स्पष्ट कर सकें। क्योंकि अगर हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या बिंदु P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए अभी ना तो बिंदु P पर यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ है और ना ही यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ है। इन दोनों बिंदुओं को बंद करने के लिए हमने एक बेलनाकार चादर के इस पार से लेकर के उस पार तक, अर्थात चादर के आर पार हमने बिंदु P से होकर के जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। हम ये मान सकते हैं कि चादर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल A। ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखेंगी। देखिए, माना अनंत विस्तार की समतल धन आवेशित आचालक चादर तार के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्योंकि अब यहाँ पर हमने आपको आवेश का रेखीय घनत्व बताया था, हमने आपको आवेश का पृष्ठीय घनत्व नहीं बताया था। तो अगर यहाँ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व आया है तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व है क्या। जब हमने आपको रेखीय घनत्व बताया था तो हमने बताया था किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की कुल मात्रा उस चालक का रेखीय घनत्व या उस चालक के आवेश का रेखीय घनत्व कहलाती है। जस्ट यहाँ पर केवल थोड़ा सा परिवर्तन है, वहां पर प्रति एकांक लंबाई पर था और इसमें अर्थात पृष्ठीय घनत्व में प्रति एकांक क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात किसी चालक के या किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की कुल मात्रा उस पृष्ठ का रेखीय घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व कहलाती है और पृष्ठीय घनत्व कहलाती है। और पृष्ठीय घनत्व को दर्शाने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा हमने रेखीय घनत्व में हमने आपको Q/L बताया था। Q/L अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर था, लेकिन जब यहाँ प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आ गया तो Q/L की जगह पर क्या हो जाएगा, A। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, अर्थात किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की कुल मात्रा उस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठीय घनत्व या आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाती है। उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सिग्मा = Q/A, जहां Q कुल आवेश की मात्रा व A क्षेत्रफल है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, माना अनंत विस्तार के समतल धन आवेशित आचालक चादर तार के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है
अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट, चादर से स्मॉल r दूरी पर P कोई बिंदु है। अर्थात ये हमने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर हमने अभी जैसे हमने नीचे फिगर बनाया था, बताया था कि हमने यहाँ पर कोई बिंदु लिया था और इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर हमने एक बिंदु P लिया था। ये बिंदु हमने आपको बताया था, ये लिखा हुआ है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित, अर्थात हमने भी जस्ट आपको बताया था कि जितनी दूर हम इधर गए, मतलब अर्थात सेम इसी के जैसा हम चादर के दूसरी तरफ आएंगे। इस तरफ हमने यहाँ पर एक बिंदु P डैश लिया था, हमने आपको बना करके दिखाया था, ये बिंदु P डैश है, वही लिखा हुआ है। बिंदु P के सममित एक बिंदु P डैश है। हम चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये भी आपको हम बता चुके हैं। आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने का तात्पर्य हमारा ये है कि वो बिंदु जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ये स्पष्ट हो जाए कि वो बिंदु पृष्ठ पर है या पृष्ठ के भीतर है या पृष्ठ के बाहर है। उसके बाद जिसके समतल सिरे चादर के समांतर है, अर्थात इस तरह का कोई चादर है, एक सिरा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब इस ये जो समतल सिरा है ये बिंदु P डैश और बिंदु P दोनों क्या है, इस चादर के समांतर हैं तथा बिंदु P व P डैश के समांतर है। माना इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कैपिटल A है, अर्थात ये जो सिरा हमको दिख रहा है इसका और ये जो सिरा दिख रहा है इसका, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A। इसके बाद अब चलते हैं हम व्यंजक की व्युत्पत्ति पर। आप देख सकते हैं जो गॉसियन पृष्ठ है, अर्थात बेलनाकार पृष्ठ, इसका जो प्रत्येक सिरा है वो इस चादर के समांतर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर दिष्ट है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर दिष्ट है, उस कंडीशन में अगर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, क्योंकि हमने आपको दो व्यंजक बताया था, एक हमने डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बताया था। ये जो व्यंजक था हमारा वो किसी संपूर्ण चालक के एक लघु अवयव के लिए था। इसके बाद हमने जो दूसरा व्यंजक बताया था वो था फाई इक्वल टू रेखीय समाकलन ए के सापेक्ष वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, अर्थात ये वाला जो व्यंजक आएगा वो संपूर्ण चालक से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम इसी की सहायता से निकालते थे। अर्थात जब लघु अवयव होगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और जब संपूर्ण अवयव होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक बेलनाकार सिरे का भाग है और ये दूसरी तरफ का भाग है, अर्थात ये पूरा है। पूरा होने का मतलब कि इसे हम लघु अवयव नहीं मान सकते। तो अगर हमको इस चादर के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो, तो कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो जो सूत्र हमारे पास है वो है फाई सफिक्स ई इक्वल टू रेखीय समाकलन ए के सापेक्ष वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ वेक्टर ई इंटू डी ए और यहाँ पर वेक्टर ई इंटू डी ए दोनों क्या हैं, समान हैं। तो अगर हमको इस पूरे पृष्ठ के लिए अर्थात इस चादर के संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हम इस तरफ का वैद्युत फ्लक्स और इस तरफ का वैद्युत फ्लक्स दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अर्थात एक बार फाई सफिक्स इक्वल टू ए के सापेक्ष रेखीय समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए, ये पी डैश सिरे का हो गया और यहाँ पर हम एक प्लस का उपयोग करेंगे और ए के सापेक्ष रेखीय समाकलन बिंदु पी के लिए जब होगा तो वो हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब यहाँ से ध्यान देने की बात यह है कि हमने आपको यह भी बताया था कि अगर हम चाहें तो रेखीय समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए को रेखीय समाकलन ई इंटू डी ए भी लिख सकते हैं।
तो अगर हम इस पूरे समीकरण को अगर हम इस रूप में लिखने का प्रयास करें या लिखें तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा फाई सफिक्स ई बराबर इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष ई इंटू डी ए और प्लस इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष ई इंटू डी ए। अब आप ध्यान दीजिए, ई कैपिटल ई दोनों सिरों पर समान है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अगर यहां से हम ई को बाहर ले लें तो फाई सफिक्स ई बराबर, अगर हम ई को बाहर लेंगे तो ए के सापेक्ष रेखीय समाकलन डी ए, और यहां से अगर हम ई को बाहर लेंगे तो ए के सापेक्ष रेखीय समाकलन डी। ए के सापेक्ष रेखीय समाकलन किसका? लघु अवयव का। अर्थात जब हम ए के सापेक्ष मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल के सापेक्ष लघु अवयव के क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो ये पूरा का पूरा उस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात अगर हम चाहें तो इस पूरे भाग को रेखीय समाकलन ए के सापेक्ष डीए को हटा करके हम सीधे कैपिटल ए लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, अगर हम इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और अगर हम इस भाग का रेखीय समाकलन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के सापेक्ष तो वो पूरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो डी है इसको हटा के क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। तो अगर हम कैपिटल ए लिखें तो ये फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू ए और प्लस यहाँ भी ई इंटू ए, या फाई सफिक्स ई बराबर ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, तो ये 2 ई इंटू ए हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमने आप लोगों को गॉस की प्रमेय का व्यंजक बताया था। गॉस की प्रमेय का व्यंजक क्या था? फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन 0। अर्थात अगर हम गॉस का प्रमेय लगाएं इसका हमने आपको व्यंजक बताया था, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हम फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन 0 का उपयोग करें, यहाँ आप देख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए था। अगर यहाँ से हम क्यू बराबर निकालें तो क्यू बराबर निकालने पर ये ए बटे में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो हम अगर चाहें तो इसको समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से फाई ई बराबर क्यू को हटा करके हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए और अपान इप्सिलॉन 0, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को आप देखिए। फाई सफिक्स ई इक्वल टू ये दोनों समीकरण जो हमारे पास समीकरण 2 और समीकरण 4 हैं, ये दोनों एक ही चित्र के लिए हैं, अर्थात एक ही चादर के लिए हैं। तो अगर एक ही चादर के लिए और हमने दोनों का अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला है तो ये मान और ये मान दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। वैसे सामान्यतः गणित का रूल है कि अगर किसी दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर हो जाते हैं तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना करें तो बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष 2e इंटू ए बराबर सिग्मा इंटू ए अपान इप्सिलॉन 0 ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, अर्थात हमको कैपिटल ई का मान निकालना है। तो अगर यहाँ से हम कैपिटल ई बराबर निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए अपान इप्सिलॉन 0 पहले से लिखा हुआ है, 2 गुणे में है तो बटे में जाएगा और बटे में सिग्मा बटे में ए भी जाएगा। यहाँ से ए और ए हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अगर आपको इस पूरे डेरिवेशन या थ्योरी में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।